वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे, अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कुछ खाने के बाद खट्टी डकारे से आ रही हैं, एसिडिटी हो गई है। हम बोलते हैं ऐसा कि उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है। तो क्या होता है एसिडिटी की प्रॉब्लम में, और हम क्या करते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए? नॉर्मली हम उसको कुछ ऐसा देते हैं, इनो वगैरह सॉल्यूशन देते हैं, जो वो पी ले तो उससे उसकी डकार आती है और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो एसिडिटी कैसे होती है? जैसे ह्यूमन के पेट में जो एसिड होता है, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी मात्रा बढ़ जाती है खाली पेट होने की वजह से, तो वो गैस भर जाती है, तो एसिडिटी हो जाती है। ये मैं क्यों बता रही हूँ? इसलिए क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ अम्ल, एसिड। एसिड को ही अम्ल कहते हैं। अम्ल नॉर्मली क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। जो उनका भौतिक गुण होता है वो खट्टापन होता है। और जैसे हमने और भी चीजें देखी होंगी, जैसे नींबू पानी, मतलब नींबू, हाँ, सिरका, ये सब क्या है? ये एसिड है, ये इनमें खट्टापन होता है। इमली है, इसमें खट्टापन होता है। इन सब में एसिड होता है। अब इसके साथ ही हम यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ? क्षारक। क्षार नहीं लिखा है, ये क्षारक। क्षारक भी यहाँ पर होते हैं। क्षार और क्षारक में अंतर होता है। सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। यह हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, आगे समझेंगे। तो अब यहाँ हम ये पढ़ते हैं कि अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण मतलब क्या होता है कि फिजिकली हम जो देखते हैं, जैसे आप किसी को फिजिकली देखिए, किसी अपनी फ्रेंड को देखिए या अपने रिलेटिव, किसी भी इंसान, किसी भी चीज को, तो आपको क्या दिखता है? उसकी अपीयरेंस में क्या दिखता है? वो कैसा है, उसके हाथ पैर कैसे है, उसके नैन नक्श कैसे हैं, उसके कैसे कपड़े, वो फिजिकल अपीयरेंस है, वो उसके भौतिक गुण है। और इसी तरह से अम्ल के भौतिक गुण जो हम समझ सकते हैं उसको एक बार में देख के या टेस्ट करके। तो भौतिक गुण उसका ये होता है कि वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीला लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या चीज होती है? पेपर तो सुना है, लेकिन लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर होता है, आपने फंजाई सुना है? कवक, जैसे बहुत सारे कवक का एग्जाम्पल आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में। जैसे रोटी वगैरह से या फफूंद जो होती है वो लग जाती है ना इधर सड़न होने पे, वो। और एल्गी यानी कि शैवाल, काई जिसको बोलते हैं, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो होता है लाइकेन। ठीक है, इसमें दोनों के गुण होते हैं और इसी लाइकेन से हम बनाते हैं लिटमस पेपर। अच्छा, ये लिटमस पेपर 2 रंग के होते हैं, एक नीला और एक लाल। अब जो एसिड होता है वो एसिड बहुत पावरफुल होता है। अगर उसमें आप नीला लिटमस पेपर ले जाते हो, उसमें नीले लिटमस पेपर को उस पे एसिड में डुबोगे तो वो रेड कर देता है, उसको लाल कर देता है। लेकिन अगर पहले से ही अगर लाल वाला, मैंने बताया ना कि लिटमस पेपर 2 रंग के होते हैं, नीला और लाल, लेकिन लाल रंग का अगर आपको मिल गया है और आप उसे एसिड में डुबो रहे हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि एसिड को तो लाल पसंद है। वो बहुत तेज होता है, बहुत गुस्सैल होता है, बहुत एक्टिव होता है, इसलिए वो लाल रंग का नीले को तो लाल कर देगा। लेकिन अगर लाल पहले से ही है तो वो उसको कुछ नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये मैं बार बार क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा। आप क्या करते हो, रट लोगे कि नीले लिटमस है तो लाल हो जाएगा, लाल है तो नीला हो जाएगा। इससे हम एसिड और बेस का पता करते हैं। और वो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देता है कि अगर अम्ल में लाल लिटमस पेपर डुबोएंगे तो क्या होगा। और आपने रट रखा है नीला है तो लाल हो जाएगा, लाल है तो नीला हो जाएगा, आप फट से लिख दोगे कि वो नीला हो जाएगा, उसका कलर नीला हो जाएगा। नहीं, इसको बिल्कुल क्लियर याद रखो कि अम्ल है तो अम्ल बहुत एक्टिव होता है, बहुत गुस्सैल होता है। गुस्सैल जो होता है उसका कलर कैसा होता है? लाल। तो वो नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा। और एक आपने रट लिया तो आप इसी से अपोजिट दूसरा होता है, यानी कि जब क्षार में ले जाते हैं हम लाल लिटमस पेपर को तो वो उसे नीला कर देता है। लेकिन अगर नीले को डुबोएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसे बिल्कुल क्लियर अपने माइंड में बिठा लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं।
स्वाद तो खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। क्षारक को आपने अपनी डेली लाइफ में देखा है? आपने साबुन देखा होगा, है ना, कपड़ा धोने वाला साबुन या नहाने वाला साबुन, वो सब होते हैं क्षार, बेस, ठीक है। वो उनका टेस्ट कैसा होता है? कसैला सा। कभी कभी नहाने के टाइम पे आपके मुंह में जला जाता होगा ना साबुन, तो आपने टेस्ट तो किया ही होगा, पक्का किया होगा। तो क्षार का टेस्ट कैसा होता है? कसैला सा होता है। और वो कैसा होता है? बिल्कुल मुलायम सा, सिल्की सा होता है ना। वैसे ही सारे क्षारक में ये गुण होता है कि वो ऐसे होते हैं, थोड़े से मुलायम से, थोड़े से चिकने से, और उनमें कड़वापन भी होता है। और उनका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। लिटमस क्योंकि प्राकृतिक क्यों है? क्योंकि वो हमें नेचर से मिल रहा है। जैसे एल्गी है और फंजाई है, ये नेचुरल चीजें हैं, और इनसे लाइकेन बना है, लाइकेन से हम लिटमस पेपर बना रहे हैं, तो वो प्राकृतिक है। और प्राकृतिक का अपोजिट क्या होगा? जो ह्यूमन मेड होगा। तो वैसा कोई एसिड या कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ मेथिल ऑरेंज आप देख रहे हो या फिनोफ्थिलीन देख रहे हो, ये सिंथेटिक सूचक है, ये हमने बनाए हैं, ठीक है। ये नेचर में नहीं मिलते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये लाइकेन नेचर में मिलता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा सूचक है। कैसे? हल्दी का कलर भी चेंज हो जाता है। जब किसी कपड़े पे आपने देखा होगा हल्दी का दाग लग जाए, तो उसे जब आप भिगोते हो, साबुन के साथ रगड़ते हो, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, भूरा और लाल हो जाता है। लेकिन फिर बार बार आप पानी में डुबो के निकालते हो तो वापस से वो पीले रंग का हो जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए सिंथेटिक सूचक मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन का उपयोग भी कर सकते हैं। अब इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। यानी इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि अम्ल और क्षार की क्या क्या अभिक्रियाएं हैं, क्या क्या वो रिएक्शंस करते हैं, साथ ही वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल क्या होता है? अम्ल बहुत तेज होता है, उसमें H+ आयन निकलता है, और क्षार उसका अपोजिट होता है, उसमें OH आयन माइनस, ठीक है। तो अब जब दोनों एक तरह से समझ लीजिए प्लस और माइनस जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल ही तो होता है ना। तो वैसे ही अम्ल और क्षार जब मिला देंगे आपस में तो वो भी न्यूट्रल हो जाते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या टॉपिक है? अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। रासायनिक गुणधर्म यानी कि अभी हमने भौतिक गुणधर्म देखे कि वो खट्टा है, वो कसैला है, और वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो ये सब उनके भौतिक गुण हैं। लेकिन रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक मतलब केमिकली वो कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे उन्हें अम्ल है, किसी अम्ल को किसी मेटल के साथ, धातु के साथ मिला रहे हैं, तो वो कैसे रिएक्शन हो रही है, ये सारे जो गुणधर्म है उनको हम बोलते हैं रासायनिक गुणधर्म। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, कई सारे एसिड और बेस के नाम दिए हुए हैं। कौन कौन से है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस क्षार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। जैसे हमने अभी सूचक के बारे में पढ़ा था, लाइकेन के बारे में, फिनोफ्थिलीन के बारे में, तो वो क्या है? वो रंग में परिवर्तन होता है, इसलिए वो सूचक रंग के आधार पे हमें अम्ल और क्षार के गुणधर्म बताते हैं कि ये अम्ल है, ये क्षार है। वैसे ही गंधीय सूचक होते हैं। गंधीय सूचक यानी कि उनके गंध में चेंज आता है अम्ल और क्षार के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करने पर, तो ऐसे सूचकों को हम कहते हैं गंधीय सूचक। ठीक। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? देखो, जो हमने सारणी हमारी है जिसमें सारे हमने लिखे हुए हैं अपने एलिमेंट्स, उसमें सबसे पहले क्या आते हैं? धातु। सबसे पहली लाइन में क्या आती है? धातु। तो हम यहाँ पर धातु के साथ उनकी अभिक्रिया देखते हैं, किसकी? अम्ल और क्षार की। अच्छा, तो हमने पीछे क्या देखा था कि अम्ल की धातु के साथ हमें क्रिया करा के देखना है कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है।
तो ये बाय रूल है कि जब हम अम्ल की किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जब अम्ल की किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और हमें मिलेगा क्या? लवण। जैसे कोई भी अम्ल है, आप कोई भी अम्ल का उदाहरण लीजिए, HCl हो गया, या कौन सा अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया, है ना, या HNO3 हो गया, ये सारे अम्ल हैं। इस अम्ल में आप क्या चीज कॉमन देख रहे हो? हाइड्रोजन, है ना। तो जब ये अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है, और यही हाइड्रोजन आयन जो होता है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज होता है। और जो अम्ल होता है उसमें जो दूसरा माइनस पार्ट बचा होता है वो धातु के साथ क्रिया करता है। धातु क्या होती है? धनायन होती है हमेशा। तो वो धातु के साथ क्रिया करके लवण बना लेता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया अम्ल और धातु की क्रिया। इसी तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने क्षार और धातु की क्रिया की हुई है। क्षार NaOH और जिंक। अब जिंक प्रबल धातु होती है, प्रबल धनायन। तो अब ये क्या करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? वो बनाएगा सोडियम जिंकेट। और क्या गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और जिंक जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन को रिलीज करके यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन गैस बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि सभी धातुएं इतनी पावरफुल नहीं होती हैं कि वो आसानी से रिप्लेस कर लें। यही चीज आप एसिड में भी देखोगे कि सभी एसिड में H होगा, जैसे कि CH3COOH, ये भी एसिड तो है ना। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। लेकिन ये क्या है? इसमें भी तो हाइड्रोजन है ना। लेकिन क्या है? ये दुर्बल एसिड है। ये इतना अच्छे से हाइड्रोजन को नहीं त्यागता क्योंकि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग यहाँ अच्छी होती। अब इसमें क्या है? ये जो HCl है ये प्रबल है। प्रबल एसिड क्यों है? क्योंकि देखो, जो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन है, ठीक, और जो Cl, क्लोरीन क्या है? बहुत इसकी नेगेटिविटी, ऋणात्मकता क्या है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक। और हाइड्रोजन की प्रबल धनायन, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से अपने आयन को अलग अलग कर देते हैं। ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ देखेंगे कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो धातु कार्बोनेट जैसे कि ये है Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, ये धातु है, सोडियम धातु है, हाइड्रोजन और कार्बोनेट। अच्छा, यहाँ एक चीज आप कीवर्ड जान लीजिए या एक आइडिया ले लीजिए कि जहां भी कार्बोनेट होता है, CO3 होता है, वो उस अभिक्रिया में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूर रिलीज होगा। जितने भी कार्बोनेट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को जरूर रिलीज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी अभिक्रिया देखते हैं। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ जब क्रिया कराया गया तो क्या हुआ? देखो, HCl क्या दे देगा? एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का आयन। ठीक, ये H+ और Cl-। अब ये प्लस है तो ये माइनस के साथ क्रिया करेगा। अब इन दोनों में कौन प्लस और कौन माइनस होगा? इनमें जो धातु है वो धनायन होगी और जो कार्बोनेट है वो ऋणायन होगा। इसका मतलब है कि ये प्लस है तो ये इसके माइनस के साथ क्रिया करेगा, सीधी सी बात है। और ये माइनस है तो ये प्लस के साथ क्रिया करेगा। तो अब क्या बन जाएगा? Na2 के साथ Cl क्रिया करेगा, तो NaCl बनाएगा। ठीक, और कार्बोनेट किसके साथ क्रिया करेगा? हाइड्रोजन के साथ। तो अब CO3 है, मैंने बताया कि जहां कार्बोनेट होता है वहां कार्बन डाइऑक्साइड जरूर रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। अब इनके पास एक ऑक्सीजन बना, CO3 था, CO2 रिलीज हो गया, एक ऑक्सीजन बचा, और इधर क्या है? 2 हाइड्रोजन, तो H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और HCl है। फिर से HCl तो अपने दोनों आयन में टूटेगा ही टूटेगा, यानी कि H+ और Cl- में। अच्छा, अब यहाँ पर धातु है, जैसे ही धातु अलग होगी
क्योंकि Cl बहुत स्ट्रांग होता है, क्लोरीन बहुत स्ट्रांग होता है, वो धातु के साथ क्रिया कर जाएगा तुरंत, तो वो बना देगा NaCl, वो वेट थोड़ी करेगा। और मैंने और बात बताई थी कि CO3 जो होता है वो हर अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, तो यहाँ से CO2 भी निकल लिया। अब यहाँ कौन बचा, एक हाइड्रोजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा। तो अब इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया, वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन था, यहाँ एक हाइड्रोजन था, ये दोनों मिल गए, और यहाँ एक ऑक्सीजन, तो जो लोग मिले उन लोगों ने मिलके वाटर का एक मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, ठीक, अब हमें जो वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली थी, अब उसको हम चूने के पानी के साथ प्रवाहित कर रहे हैं, चूने का पानी के ऊपर से। हाँ, तो चूने का पानी को, यानी बुझा चूना है इसको बोलेंगे, तो ये क्या है, CaOH ट्वाइस। अब इसके ऊपर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाएगा तो ये क्या कर लेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, फिर से कार्बोनेट बना लेगा। ठीक, और अब क्या है, अब जब इन दोनों की मिली भगत हो गई तो अब कौन बचा, OH ट्वाइस, तो ये अपना भाई अलग हो जाता है, अपना वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है अलग होके। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, अब अच्छा, अत्यधिक मात्रा अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की प्रवाहित कर रहे हो, ठीक, अब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है, H2O भी हो गया है, लेकिन आप दिए जा रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा, ये सब मिलके एक ही यौगिक बना लेंगे जो कि जल में घुलनशील होगा। ठीक है, तो अब क्या है, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, खड़िया या संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। ठीक, अब सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, ये हमने समझ ही लिया। ठीक, आपने देखा होगा ना, जो पुताई वताई करते हैं पहले वो क्या करते हैं, चूने को घोलते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब पेंट हो जाती है दीवारें, कुछ दिन बाद उनपे क्या है, व्हाइट व्हाइट सी पपड़ी बन जाती है। तो क्यों बन जाती है, वो चूना जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है, वो कार्बोनेट बन जाता है। ठीक, तो इस अभिक्रिया को इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर आप अम्ल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, लवण बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और जल का एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब क्या हम देख रहे हैं, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। मतलब अभी तक तो हम ये देख रहे थे अम्ल धातु के साथ कैसे करता है, क्षारक धातु के साथ कैसे करता है, या धातु कार्बोनेट के साथ अलग अलग, लेकिन अब इन दोनों भाई साहब लोगों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा। ठीक, तो अब ये देखते हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं एक बेस और एक एसिड। बेस हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड कौन सा लिया है, हाइड्रोक्लोरिक। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखते हैं इसका क्या बनेगा, सोडियम प्लस यानी धनायन, OH माइनस ऋणायन, इनका हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन का माइनस। अब क्या होगा, जो प्लस है वो माइनस के साथ क्रिया करेगा, जो माइनस है वो प्लस के साथ क्रिया करेगा, जाहिर सी बात है, अपोजिट अट्रैक्ट्स। हाँ, अब सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ क्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक। अच्छा, अब क्या बचा, यहाँ OH बचा और H बचा। OH और H मिलके क्या बना लेंगे भाई, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, H2O। तो हमने क्या देखा कि बहुत 30 मार्क हाँ बनते थे दोनों अलग अलग, लेकिन जब दोनों को साथ में मिला दिया गया तो लड़ भिड़ के पानी हो गए, है ना। यानी कि अम्ल और क्षारक को अगर आपस में मिला दिया जाए, क्रिया करा दी जाए, तो क्या हो जाता है, लवण मिल जाता है और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे बताइए, कुछ नहीं, इनका पावर भी खत्म, इनका पावर भी खत्म। हाँ, जब पावर ही नहीं रहा तो उदासीन ही तो हो गया। तो इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को हमने क्या कहा, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। न तुम ऊपर न तुम ऊपर। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस प्रकार से लिखते हैं, क्षारक प्लस अम्ल, फिर एरो लगा के लवण प्लस जल। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया है। अब धात्विक ऑक्साइड कैसे अभिक्रिया करते हैं अम्ल के साथ, ये देखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अम्ल की धातु के साथ क्रिया, है ना। अब क्या हो गया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो भैया धातु ऑक्साइड है, लेकिन इसमें धातु भी तो है। तो जब धातु है तो धातु क्या होता है, प्रबल धनायन होते हैं,
और अम्ल में भी आपको मिलता है प्रबल ऋण आयन, तो दोनों क्या करेंगे, अभिक्रिया करके लवण बना ही देंगे और फिर जो बचेगा वो पानी बन जाएगा। तो इसमें भी यही होता है कि आप अगर कोई धातु ऑक्साइड ले रहे हैं और उस पे अम्ल मिला रहे हैं तो वो भी लवण बना देगा, ठीक, और जल का एक मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को भी क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं, अभी तक हमने धात्विक ऑक्साइड की थी, अब अधात्विक ऑक्साइड। अच्छा, अधात्विक ऑक्साइड कैसे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण या जल का निर्माण करता है। चूंकि ये क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड कहलाते हैं, और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, ठीक। अम्ल और क्षार में क्या समानताएं हैं, उनके सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है, देखो, जो सभी अम्ल होते हैं वो क्या देते हैं, अगर उन्हें आप कहीं घोलें किसी जल में तो वो देंगे आपको H+ आयन, ठीक। ये सभी जो है अम्ल होने की पहचान है कि वो H+ आयन देगा ही देगा, अगर वो H+ आयन देगा तभी वो अम्ल है, ठीक। वैसे ही जो एसिड है, जो बेस है, वो OH- आयन देगा, और OH- देगा, ये उसके बेस होने की पहचान होती है, ठीक। धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि धातु क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की होती है, तो वो जो एसिड में माइनस पार्ट होता है उसके साथ रिएक्शन कर जाता है, तो बचा क्या, H+ आयन बचा, H+ आयन वही गैस बन के रिलीज हो जाता है। ये हमने पहले पढ़ ही लिया है। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए अब यहाँ एक क्रियाकलाप है जिससे आपको ये दिखाया जाएगा, ठीक। अच्छा, इसमें ये दिखा रहे हैं कि अम्लों में धनायन H+ आयन तथा ऋणायन जैसे HCl में Cl-, HNO3 में NO3-, CH3COOH में CH3COO- होता है और H+ आयन, H2SO4 में SO4 2- आयन होते हैं। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है तथा इसी कारण इसका गुणधर्म अम्लीय होता है। अम्ल और क्षार दोनों के गुणधर्म में क्या एक समानता है कि दोनों जलीय विलयन में आयन देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों अलग अलग आयन देते हैं, वो H+ आयन देता है, वो OH-, ठीक। और दूसरा कि ये जो एसिड और बेस दोनों होते हैं ये अभिक्रियाशील होते हैं। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, जलीय विलयन में अम्ल है, हाँ, या क्षार है, तो उसका क्या होता है ये देखेंगे हम, ठीक। ये हमने बहुत शुरुआत में भी पढ़ लिया था कि जलीय विलयन में अगर HCl है उसको जल में आप घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, H3O+, ये हमारा हाइड्रोनियम आयन, और ये Cl-, ये अलग हो जा रहा है, ठीक। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन फ्री नहीं रह सकता, क्योंकि ये बहुत एक्टिव होता है, ये फ्री रह ही नहीं सकता, ये किसी न किसी के साथ तुरंत अभिक्रिया कर जाता है, ठीक। इसलिए अगर ये पानी में है तो तुरंत ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। हमने देखा कि अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन अथवा H+ आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। क्षारक जैसे कि NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब इसको जल में आप घोलोगे तो क्या मिल जाएगा, ये धातु अलग हो जाएगी और OH- अलग हो जाएगा आयन।
ऐसे ही सब में अलग हो जाएगा, धनायन और ऋणायन अलग अलग। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। मैंने शुरू में ही बताया कि क्षारक और क्षार अलग अलग होते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं वही क्षार होते हैं, ठीक है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श कैसा होता है, साबुन की तरह, और स्वाद कैसा होता है, कड़वा। और इनकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक। संक्षारक मतलब कि किसी चीज को नुकसान पहुंचाने वाली या उसको उसके साथ डिडक्टिव रिएक्शन, मतलब उसको कमी करना। जैसे कि किसी चीज पे आप डाल दीजिए और वो जल जाए, तो संक्षारक टाइप का। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक हो सकते हैं, ठीक। अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ तथा सभी क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक हमने अम्ल लिया और एक क्षारक लिया, तो इसमें क्या होगा, H+ अलग आयन हो जाएगा, OH-, ये जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो बचा वो आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेता है, लवण। और ये 2 आयन H के और एक O का है तो H2O यानी कि जल बना लेता है, ठीक है। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी क्या, जब आप एसिड या बेस को जल में मिलाते हैं बहुत तेज से एनर्जी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप अच्छा, जो एसिड होता है उसमें आप पानी मिलाते हैं, हालांकि एसिड में पानी नहीं मिलाते, पानी में एसिड मिलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब पानी मिलता है तो वो पहले, जब उसमें पानी नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं सांद्र, कंसंट्रेटेड, ठीक है। लेकिन जब उसमें पानी मिला देते हैं तो वो हो जाता है तनु, यानी कि डाइल्यूट। तो हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट क्यों बनाते हैं, डाइल्यूट बनाते हैं क्योंकि सांद्र कंडीशन में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, वो हम नहीं संभाल सकते। तो पहले आप वाटर लेते हैं और वाटर में धीरे धीरे 2-2 ड्रॉप या 3-3 ड्रॉप एसिड डालते हैं और लगातार उस बीकर को हिलाते रहते हैं ताकि वो उसकी जो ऊष्मा है वो निकलती रहे। अगर आप अचानक से डाल देंगे तो इतनी तेज उस जगह को, उस पॉइंट का पानी गर्म होकर और वो भाप बनेगा कि विस्फोट हो सकता है या बहुत तेज से आप जल सकते हैं। उसमें इतनी ज्यादा ऊष्मा होती है, इसीलिए इसको कहा गया है कि अम्ल और क्षार के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है उसमें से। जल में सांद्र नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण क्या होता है, अस्फलित होकर बाहर आ जाता है, गर्म होकर, उससे आप जल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और कांच का पात्र है तो वो टूट भी सकता है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन का सांद्रता क्या हो जाती है, प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है, ठीक। तो जब आयन कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है, क्यों, जो आयन होता है वो वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाता है तो वो आयन रहा ही नहीं, तो कम हो जाता है, इसलिए वो तनु हो जाता है। और जब वो उसमें वाटर नहीं होता, सिर्फ एसिड होता है, तो उसमें जितने भी आयन होते हैं वो सब एक्टिव होते हैं, इसलिए वो सांद्र कंडीशन में होता है, यानी कंसंट्रेटेड कंडीशन में होता है। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, प्रबल और निर्बल, 2 तरह के होते हैं। अम्ल और क्षार 2 तरह के, प्रबल और निर्बल। प्रबल का मतलब क्या है, प्रबल का मतलब है कि बहुत ज्यादा एक्टिव। बहुत ज्यादा एक्टिव क्यों होगा, जब उसमें बहुत ज्यादा एक्शन करने वाले मिलेंगे तभी तो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। और एक्शन कौन करता है, H+ और OH-, काम तो यही करते हैं, यही आयन। तो अगर एसिड में H+ आयन और OH- आयन एसिड या बेस में त्यागने की क्षमता ज्यादा है तो फिर वो ज्यादा, उनके पास आयन ज्यादा है तो वो ज्यादा पावरफुल है। और अगर उनके पास आयन कम है तो वो पावरफुल नहीं है, यानी कि वो दुर्बल है। तो यही है। इसमें देखते हैं, विलयनों में सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक को, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे तो अभिक्रियाओं से जान पाएंगे कि कौन सा एसिड है वो बहुत ज्यादा आयन दे रहा है, प्रबल है, कौन सा एसिड है जो कम आयन दे पा रहा है, आयन को त्यागने की क्षमता कम है। ये तो हम अभिक्रिया, लेकिन हर वक्त हम लैब में थोड़ी ना बैठे रहेंगे, उसके लिए हमें
क्या है, हमारे पास एक सूचक है, उसमें कई सारे सूचकों को मिलाकर एक स्केल हमने बनाई हुई है, ठीक है, एक पट्टी जैसी, जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है। पीएच ही क्यों बोलते हैं? पी सूचक होता है पुषांश, पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अब क्या है, जो पीएच स्केल है इसमें कई लेवल है, कई नंबरिंग है, ठीक है, 1 से लेके 14 तक, ठीक। 1 सामान्यतः 0 से इसका शुरू। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, जितना ऊपर जाते जाते हैं उसकी एसिडिटी कम हो जाती है और वो प्रबल क्षार होता जाता है। 7 के बाद 7 मिड पॉइंट होता है। अब किसी भी एसिड या बेस को अगर जांचना है कि वो कितना प्रबल है कितना दुर्बल है, तो वो इसी की नंबरिंग से, अगर वो उसका आएगा 1 पर, ठीक है, तो यानी कि वो प्रबल एसिड है, और आ रहा है 14 पे यानी कि वो प्रबल क्षार है, ठीक। अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन अगर ज्यादा होगा तो यानी कि H+ आयन जो है, जो हमारे पास फ्री है, वो वाटर के साथ रिएक्शन कर गए हैं, तो इसका मतलब अब जो फ्री H+ है, जो काम करने वाले हैं, वो कम हो गए हैं, तो उसकी सांद्रता जाहिर सी बात है कम हो जाएगी, तो पीएच भी कम हो जाएगा। वो कम यानी कि उसकी एसिडिटी यानी कि उसकी अम्ल की प्रबलता कम है। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का 7 मान होगा, जो उदासीन होगा, ना वो एसिड ना वो बेस। अब उदासीन जैसे कि जल का पीएच कितना होगा, 7 बीच में, यानी ना उसमें एसिड के गुण हैं ना ही उसमें बेस के गुण हैं, ठीक। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय है। यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वो विलयन में OH की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है, ठीक है। अब ये एक स्केल है, इसमें आप देख सकते हो 7 यानी उदासीन। अब 7 से इस तरफ 0 की तरफ आप जा रहे हो तो अम्लीय गुण बढ़ रहे हैं, और अगर 14 की तरफ जा रहे हो तो क्षारीय गुण बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स,